ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, यस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉलरेंस तक का देखा था, है ना? टॉलरेंस किसको बोलते हैं? ये समझ में आया सबको टॉलरेंस किसको बोलते हैं? सब लोगों को इसका एक एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है? प्लस माइनस का सिंबल इसमें यूज होता है ना? प्लस माइनस का इस तरीके का सिंबल देखो यहाँ पे बताया गया है, वो सिंबल प्लस माइनस इस तरीके का जो है मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे डिफाइन करके दी जाती है। वो परमिएसेबल लिमिट होती है, ठीक है? विद इन दैट लिमिट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इसको बोलते हैं हम लोग टॉलरेंस जोन या फिर टॉलरेंस लिमिट्स। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है ट्रेसएबिलिटी, ठीक है? अभी ट्रेसएबिलिटी किसको बोलते हैं? What is traceability? The change of calibration genealogy that establishes the value of a standard or measurement. In the US, traceability for most physical and some chemical standards goes back to NIST. ठीक है? अभी NIST जो है ये अमेरिका की एक एजेंसी है, ठीक है? उसी तरीके से हमारे पास इंडिया में भी एक NABL नाम से एक एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है, ठीक है? वो जो सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है? उसके बारे में मैं दिखाता हूँ अभी। तो ट्रेसेबिलिटी क्या है? द चेन ऑफ कैलिब्रेशंस जेनियोलॉजी दैट एस्टैब्लिशेस द वैल्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड और मेजरमेंट। आपको वो पता करते आना चाहिए, आपको जो है ट्रेस अभी देखो ट्रेसएबिलिटी, ट्रेस किसको बोलते हैं पता है ना आप लोगों को? ट्रेस करना किसको बोलेंगे? यस सर। कोई बता सकता है? हाँ, ट्रेस करना मतलब क्या है, कोई बता सकता है? फाइंड आउट करना। ट्रेस करना मतलब फाइंड आउट, लोकेट करना, पता लगाना, उसकी जगह का पता लगाना। तो यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी क्या बोलेंगे? जो चेन ऑफ कैलिब्रेशंस है, कोई भी अगर समझो मिस्टेक हो गई है या फिर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो उसको ट्रेस आउट करना है, उसको फाइंड आउट करना है, उसको हाईलाइट करना है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी, ठीक है? अभी जैसा यहाँ पे हम लोगों ने निस्ट के बारे में देखा है ना, सेम उसी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे और एक हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है एक चीज़ है जिसको हम लोग NABL के नाम से जानते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ठीक है? इसको NABL के नाम से जाना जाता है। जैसा निस्ट वहाँ पे दिया था ना, निस्ट वो अमेरिका की एक एजेंसी है और ये जो है NABL ये इंडिया की एजेंसी है जो ये सारे चीज़ें को मॉनिटर करती है, टेस्टिंग वगैरह कैलिब्रेशन। अभी ये देखो क्या चीज़ें मॉनिटर करती है, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे देखा होगा ISO मार्क लिखा हुआ होता है इस तरीके का, देखो ISO है ना, देखा है ना आप लोगों ने? ISO, ISI ट्रेडमार्क, ISO ट्रेडमार्क। तो ये क्या है? ISI और ISO क्या है? दैट परफॉर्म द टेस्टिंग, सैम्पलिंग और कैलिब्रेशन एंड वांट टू रिलायबल रिजल्ट्स। तो मतलब उन लोगों का जो पैरामीटर्स है टेस्टिंग का जो है चीज़ें, जैसा एक स्टैंडर्ड तय किया है गवर्नमेंट ने। अभी गवर्नमेंट जो तय करती है वो किसके हिसाब से तय करती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। नेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? टोटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो तभी आपको जो है ISO या फिर ISI का ट्रेडमार्क मिलता है, और जिस प्रोडक्ट के ऊपर ISO या ISI ट्रेडमार्क रहता है उसकी क्वालिटी को सुपीरियर समझा जाता है, बराबर है ना? ISO और ISI ट्रेडमार्क वाले जो प्रोडक्ट्स आते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की भी चीज़ें हैं उसमें और भी नॉन इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें भी जो है उसमें इंक्लूड होती है। तो ISO और ISI जो है ये ट्रेडमार्क्स हैं इंडिया के अंदर, क्या ये ट्रेडमार्क्स हैं? अगर ये ट्रेडमार्क अगर किसी को, कोई कंपनी को मिल जाता है, दैट मीन्स वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है या उसके अकॉर्डिंगली बनाई गई है, ठीक है? वो उसकी एक निशानी के तौर पे जाना जाता है या उसके एक सिंबल के तौर पे जाना जाता है। अब ये ISO और ISI का जो ट्रेडमार्क है कौन देता है? ये देता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, NABL देता है हमारे पास इंडिया के अंदर। आगे बात समझ में? अब क्या NABL ज़रूरी है? NABL क्या ज़रूरी है? हर एक को लेना ज़रूरी है? अभी देखो जो लोग लेंगे ISO या ISI का जो ट्रेडमार्क है, जो लोग लेंगे उनके प्रोडक्ट के लिए कस्टमर जो है सेटिस्फाइड होंगे, उनके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे वहाँ पे, है ना? अगर आपके पास दो ऑप्शंस है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो विदाउट ISI ट्रेडमार्क वाला, एक प्रोडक्ट है जो ISI ट्रेडमार्क वाला है, तो आप किसको प्रेफर करोगे?
आप कौन से प्रोडक्ट को आईएसओ प्रेफर के। करोगे? आईएसओ या फिर आईएसओ। आईएसआई ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क वाले, इन शॉर्ट जो है किसी भी ट्रेडमार्क वाले जो है आप प्रोडक्ट को प्रेफर करोगे। क्यों प्रेफर करोगे? क्योंकि वो जो ट्रेडमार्क मिला है उसको सारे चीज़ें चेक करने के बाद या वेरीफाई करने के बाद ही मिला है कि उस उन्होंने जो है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो सारे इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हुए हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तभी वो ट्रेडमार्क उनको मिला है, अगर नहीं करते वो लोग फॉलो तो फिर नहीं मिलता। अब जब उन्होंने फॉलो किया है वो सारा इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल्स थे या उनका जो प्रोसीजर था सब अगर फॉलो किया है, इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इन शॉर्ट आईएसओ या आईएसआई ट्रेडमार्क वाले जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं उसकी क्वालिटी सुपीरियर रहती है एज कम्पेयर विद द प्रोडक्ट विच डू नॉट हैव trademarks. So whether it is यस। mandatory for all of the companies to take the NABL accreditation? No, it is not. ये जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेंगे तो ऑब्वियसली उनके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे। अगर नहीं लेंगे तो कंज्यूमर्स कम रहेंगे। तो ये ट्रेसेबिलिटी समझ में आया सब लोगों को? व्हाट इज ट्रेसेबिलिटी? फाइंड आउट करना है हमको, लोकेट करना है कि इशू कहाँ पे है, या हमको जो है जो पूरी चेन है उसके अंदर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, या किस चीज़ में जो है आपको कमी पड़ रही है, उसको जो है रिमूव करना है। फिर वहाँ से डिफेक्टिव चेन का जो लिंक रहेगा उसको वहाँ से रिमूव करना है और उसको जो है ओवरकम करना है। नेक्स्ट यहाँ पे और एक जो है एग्जांपल दिया है उन्होंने। क्या एग्जांपल है देखो यहाँ पे, नोट दिस कैटलॉग इज एग्जांपल ऑफ ट्रेसेबल टू निस्ट। सर्टिफिकेट ऑफ एक्यूरेसी, दिस thermometer identified by serial number dash dash was compared with the standard calibrated at the National Institute of Standard and Technology NIST, formerly the National Bureau of Standard NBS, was found to be accurate within plus minus 1 degree centigrade. These indications of the thermometer are traced to NIST. The standard serial number is dash dash dash. The NIST identification number is dash dash dash. ठीक है, एवर रेडी थर्मोमीटर कंपनी इंक्लूसिव। तो ये एक सर्टिफिकेट मिला है ना। ये सर्टिफिकेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी, एवर रेडी थर्मोमीटर कंपनी, उन लोगों का जो थर्मोमीटर बनाया है वो थर्मोमीटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। ठीक है, उसी के साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी निस्ट, इसको भी फॉलो करता है। ये अमेरिका का सर्टिफिकेट है। हाँ, मैं आपको अमेरिका का सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, उसको भी फॉलो करता है। निस्ट का पुराना नाम जो था वो एनबीएस था, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, जो लोग एनबीएस के नाम से जानते थे उन लोगों के लिए भी यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है, जिन लोगों को नया नाम नहीं पता है। और इन्होंने पाया है कि जो थर्मोमीटर है वो बहुत एक्यूरेटली काम करता है, सिर्फ उसके अंदर प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्लक्चुएशन ही आता है, उससे ज़्यादा का उसमें डिफरेंस नहीं आता है। एक्यूरेसी के मामले में अगर देखेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही ऊपर नीचे होता है सिर्फ। ठीक है, बाकी सब ओके है। फिर उन्होंने जो है उनका एक सीरियल नंबर दिया है स्टैंडर्ड का, और निस्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी एक दिया है। तो हमारे पास जो आईएसओ नंबर आते हैं ना वो उसी के हिसाब से होते हैं, इसी सीरियल के हिसाब, ऐसे ही सीरियल नंबर दिया हुआ होता है उसका भी। आ रही है बात समझ में? तो हमारे पास भी सेम ऐसे ही होता है। अभी जब मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट परचेस करते हैं तो उसमें अगर लिखा हुआ होता है कि आईएसओ सर्टिफाइड, तो उन लोगों के पास, उस कंपनी के पास इस तरीके का एक सर्टिफिकेट NABL से मिला है। इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो NABL एजेंसी है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एक्यूरेसी एंड कैलिब्रेशन एजेंसी। NABL के पास ही जो है उनको ये सर्टिफिकेट इस तरीके का मिला रहता है, तभी वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर ISO या ISI का ट्रेडमार्क लगा सकते हैं। और उसके साथ भी सीरियल नंबर भी होना ज़रूरी होता है। ये नंबर जो होता है ना, ये नंबर भी होना ज़रूरी होता है। अब ये जो डेफिनेशंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। जिस तरीके से पहले के 4 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट थे, उसी तरीके से नेक्स्ट 4 डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कैटेगरीज दोनों की अलग अलग है। अब यहाँ पे देखो हम क्या देखने वाले, स्टैंडर्ड्स, कैलिब्रेशन, traceability, tolerance. Play with these ideas in labs. Now, accuracy and precision. Now, what is accuracy and what is precision? Accuracy is how close an individual value is to the true value or accepted value. कितना करीब है आपके एक्चुअल वैल्यू के साथ या रेफरेंस वैल्यू के साथ। अब उसको जो है हम लोग यहाँ पे ट्रू वैल्यू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब कल जैसा मैंने आपको वो एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए आपको क्या करना है, 10 बार्स मैन्युफैक्चर करवा के लेने हैं जिसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए और डायमीटर 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब इसके अंदर ट्रू वैल्यू क्या है? इसके अंदर जो ट्रू वैल्यू है, लेंथ की ट्रू वैल्यू क्या है? 100 सेंटीमीटर।
डायमीटर की ट्रू वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या हो गए ट्रू वैल्यूज हो गए, या फिर उसको हम लोग रेफरेंस वैल्यूज भी बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग रेफरेंस वैल्यूज। अब इसके हिसाब से जो 10 बार्स हमको बन के मिले हैं, 10 बार जो मैन्युफैक्चर होकर हमारे पास आए हैं, उसको हम लोग मेजर करेंगे। तो वो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, कितना क्लोज है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक्यूरेसी को डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि वो 10 के 10 बार जो है वो 100 सेंटीमीटर की ही है, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अगेन, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्यूरेट है, वो सारे के सारे बार्स क्या है एक्यूरेट है। द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू किसको बोलते हैं, जो वैल्यू पेपर के ऊपर लिखी गई है ना, मतलब जो हमारा जो डिज़ाइन बना था, हमारा जो ड्राफ्ट बना था, उसके अंदर जो वैल्यूज़ थे। अभी हमारे ड्राफ्ट जो बना था उसके अंदर क्या है, जो वैल्यूज़ दी थी हमने वो क्या है, यहाँ पे चलो मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ। सो वी हैव अ बार, ठीक है, हैविंग द लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी एंड डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है ये, और ये 5 सेंटीमीटर। ये बार हमको चाहिए। अब इसमें ट्रू वैल्यूज़ क्या हुई, ट्रू वैल्यूज़ क्या है इसकी, इसकी ट्रू वैल्यूज़ इस तरीके से है, ठीक है। लेंथ जो है इसकी 100 सेंटीमीटर, ये एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और अगेन उसी के साथ साथ डायमीटर जो है उसका, डायमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों क्या हो गए उसके ट्रू वैल्यूज हो गए, ये दोनों के दोनों क्या हो गए उसके ट्रू वैल्यूज हो गए। आ रही है बात समझ में, ट्रू वैल्यूज क्यों हुए, क्योंकि ये हमको ऐसे चाहिए, इस हिसाब से चाहिए। ये पेपर के ऊपर है हमारे पास, ये जो ड्राइंग है ये क्या पे है, पेपर के ऊपर है। एक्चुअल प्रोडक्ट इसका मैन्युफैक्चर हुआ है क्या, नहीं हुआ है एक्चुअल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। अभी एक्चुअल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद ये हमको ऐसे इस तरीके का चाहिए। ये क्या है, इसका ड्राइंग है। ये हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरर को दिया है, जो मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले को इस तरीके का ड्राइंग हमने दिया है। अब वो क्या करेगा, हमको ऐसे 10 प्रोडक्ट बना के देगा जिसकी लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर रहेगी और डायमीटर 5 सेंटीमीटर रहेगा। बट प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल, वेदर इट इज़ पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स विद द सेम डायमेंशंस। यस पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा वो कि यही डायमेंशन से बने, बट वो बनना मुश्किल रहेगा। तो उसमें क्या होगा, फिर उसको अलग अलग जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट 1 के लिए कुछ बनेगा उसका, प्रोडक्ट 2 के लिए कुछ बनेगा उसका, 4 के लिए कुछ आएगा, 5 के लिए कुछ आएगा, इस तरीके से 10 नंबर्स तक जो है उसके रहेंगे। फिर उसके अंदर क्या होगा, अभी उसके अंदर लेंथ जो रहेगी वो कुछ रहेगी, मान लीजिए 99.95 लेंथ रहेगी। फिर डाया जो रहेगा उसका वो रहेगा 4.7578, ठीक है। इस तरीके का पहला प्रोडक्ट आ गया। फिर उसी तरीके से दूसरा प्रोडक्ट रहेगा, उसका जो है यहाँ पे डायमेंशंस आएंगे, देखो 5.20, और इसको समझ लो आप लोग 99.90, ठीक है। अगेन इसको ही यहाँ पे थर्ड जो प्रोडक्ट रहेगा उसके डायमेंशन जो है कुछ इस तरीके से रहेंगे कि 100.35, ये रहेगा 5.001। इसके बाद फोर्थ जो प्रोडक्ट रहेगा उसके डायमेंशंस कुछ रहेंगे 100.00, और डायमीटर रहेगा 4. चलो अभी यहाँ पे मुझे बताओ, ये 5 प्रोडक्ट का सिर्फ हम एनालिसिस कर रहे हैं। ट्रू वैल्यूज हमारे क्या थे, जिसका लेंथ होनी चाहिए थी 100 सेंटीमीटर और डायमीटर होना चाहिए था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो ये 5 प्रोडक्ट्स हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं उसका, जिसके अंदर अलग अलग डायमेंशन हमको मिल रहे हैं। ये क्या है, हमारे मेजर्ड वैल्यूज है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर्ड वैल्यूज। सो अभी यहाँ पे एक्यूरेसी
किसको बोलेंगे? द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अगर ये डिफरेंस मिनिमम रहता है तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो अब इसमें से माइनस करो इसको इसमें से इसमें माइनस करो, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.05 का डिफरेंस आ रहा है लेंथ में। डायमीटर में देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.23 का डिफरेंस आ रहा है। 0.12। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो इसी तरीके से आप डिफरेंसेस निकालोगे मेजर्ड वैल्यू के ट्रू वैल्यू के साथ में, और ये डिफरेंस जितना कम रहेगा या जितना मिनिमम आएगा, दैट मीन्स यू हैव द लार्जेस्ट एक्यूरेसी या मोस्ट एक्यूरेसी। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ में डिफरेंस जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी मिलेगी, 0.05। ठीक है, ये हो गया लेंथ के अंदर का डिफरेंस। देन अभी वही सेम वैसे ही जो है इसमें देखो डायमीटर में देखो कि कितना डिफरेंस आया है, 0.22। 0.1221। ओके 22, चलो ठीक है। अब वैसे ही जो है इसमें देखो सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले का कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.10। ठीक है, डायमीटर में कितना डिफरेंस आ रहा है उसके, हाँ 0.20। ओके, देन थर्ड वाले में देखो 0.35। ओके, डायमीटर में देखो कितना आ रहा है, 0.001। ओके वेरी गुड। अभी नेक्स्ट आ जाओ, 0। डायमीटर में देखो 0.1। 0.1। ओके, फिफ्थ वाले में देखो 3.50। 3.50। ओके, डायमीटर में देखो, डायमीटर में कितना आया है, 65। हाँ 0.65। अभी ये जो हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है हमारे पास, ये डिफरेंस वैल्यूज आए हैं, ठीक है, ये डिफरेंस जितना कम रहेगा इसका मतलब ये है कि वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेसी उसमें उतनी ज़्यादा है। आई बात समझ में, ये क्यों फाइंड आउट किया हमने, ताकि वो कितना एक्यूरेट है वो पता लगाने के लिए। चलो ये पांचों में मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन से नंबर वाला है, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा किसमें अचीव, फोर्थ वाले में। वेरी गुड, ये जो है पॉइंट हमारा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको यहाँ पे मिली है। इसको हम क्या करते हैं, ऐसा कलर कोड कर देते हैं। तो फोर्थ वाला जो है उसमें सबसे ज़्यादा हमको एक्यूरेसी यहाँ पे मिली है, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्यूरेसी, हाईएस्ट एक्यूरेसी। अब एवरी कॉइन हैव टू फेसेस, है ना, हर कॉइन के जो है, हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं, हर कॉइन के जो दो फेसेस रहते हैं। एक्यूरेसी तो हमको एक कॉइन पता चल गया, एक फेस पता चल गया, कॉइन का एक फेस हमको पता चलेगा एक्यूरेसी। दूसरे फेस में जितना ज़्यादा ये डिफरेंस रहता है ना, उसको उतना ज़्यादा एरर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, एरर। एक्यूरेसी तो समझ में आ गई ना सब लोगों को, अब एरर देखते हैं हम लोग। एरर किसको बोलते हैं, एरर किसको बोलेंगे, जिसमें मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या है, एरर है, ऐसा हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो इसमें बताओ मुझे कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाला वैल्यू कौन सा है, 5 हाँ, फिफ्थ वाला जो है सबसे ज़्यादा एरर वाला है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग कलर से कोड कर देंगे। अब ये जो है ऊपर वाला जो है फोर्थ नंबर वाला, ये क्या है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, और फिफ्थ वाला जो है सबसे ज़्यादा एरर वाला है। फोर्थ वाले में एक्यूरेसी ज़्यादा है और फिफ्थ वाले में एरर ज़्यादा है ना। फोर्थ वाला एक्यूरेट है जबकि फिफ्थ वाला जो है एरर वाला है, और इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा हमको, ये हमारे जो है परमिसेबल लिमिट्स के अंदर भी नहीं आ रहा है। इसमें हमने क्या दिया था, +-1 का दिया था ना टॉलरेंस, तो उसके आगे निकल गया ये। लेंथ के अंदर हमने क्या दिया था, यहाँ पे ट्रू वैल्यूज़ के अंदर क्या दिया था, तो ये परमिसेबल हमारे लिमिट्स थी, तो ये लिमिट्स के बाहर भी निकल गया फिफ्थ नंबर वाला, तो एरर भी ज़्यादा है और हमारे परमिसेबल लिमिट्स के अंदर भी नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिजेक्ट कर देना पड़ेगा।
जितना ज़्यादा डिफरेंस निकलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फिर उसके अंदर आपके अंदर एरर आते जाएगा। अब ये वैल्यूज जहाँ पे जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा उसके अंदर एरर है। अब ये एरर कब तक एक्सेप्ट कर सकते हैं? चलो ये एरर जो है ना, ऐसा नहीं है कि एरर आ गया तो अभी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। एरर भी एक्सेप्ट करते हैं हम। कहाँ तक एक्सेप्ट करते हैं? ये परमिसेबल लिमिट्स के अंदर तक का एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए लेंथ के अंदर मैंने +-1 सेंटीमीटर दिया था, मतलब 99 भी आता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और 101 भी आता है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और डायमीटर में हमने +-0.5 सेंटीमीटर का दिया था, मतलब 4.5 भी आता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, और 5.5 भी आ रहा था तो भी उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, अगर ये लिमिट के ऊपर निकल जाता है तो हम उसको क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये 5th नंबर वाला जो है, ना ही हमारी परमिसिबल लिमिट्स में है और ना ही जो है ये एक्यूरेट है, तो ये क्या करेंगे? इसको हमको स्क्रैप करना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी और एरर कितने लिमिट बताएं? ये एक फॉर एग्जांपल मैंने आपको कितने बताया लिमिट बताएं? लेंथ के अंदर जो है 1 सेंटीमीटर का मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया। ये हर प्रोडक्ट पे हर डायमेंशन में जो है वेरी हो सकता है। ठीक है, हाँ। अभी जितना ज़्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए रहेगी, आप जितना, मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मैंने रखा है ना, अगर आप इसको चाहते हैं कि 0.001 अगर करना चाहते हैं तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा उसमें। मतलब जितना ज़्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए रहेगी उतना ज़्यादा आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उसको बनवाने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको उतने ही सोफिस्टिकेटेड और फुली ऑटोमेटिक मशीनरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए उतना ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन्स का वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ करेंगे उतना आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है कि आपको ज़्यादा एक्यूरेट प्रोडक्ट चाहिए। अभी जैसा फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एग्जांपल ये भी देखा था कि एप्पल का फ़ोन, आईफोन और ओप्पो का फ़ोन है ना, दोनों को कंपेयर हमने किया था। तो एप्पल का फ़ोन महंगा होता है और ओप्पो का फ़ोन सस्ता होता है। क्यों है ऐसा? बिकॉज अब सेम पॉइंट आ गया वहाँ पे कि एक्यूरेसी जो है ना, एप्पल के फ़ोन में एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। दैट्स वाई वो लोग जो मशीनरीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो बहुत ही एक्सपेंसिव मशीनरीज है। इसकी वजह से उसका जो प्रोडक्ट है, एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो महंगा रहता है। जबकि ओप्पो के अंदर हम बात करेंगे तो एक्यूरेसी को थोड़ा सा वहाँ पे नेगोशिएट किया जाता है और प्राइस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि रेंज में विद इन द पब्लिक को पसंद आनी जैसी रेंज, मतलब उसके फ़ोन सस्ते रहने चाहिए। मतलब हाँ, प्राइस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है ओप्पो वाले फ़ोन में एज़ कम्पेयर विद द क्वालिटी। तो क्वालिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और सस्ता बनाने की कोशिश करते हैं फ़ोन को। तो उसमें क्या होता है, वो लोग ज़्यादा एक्यूरेसी के ऊपर फोकस नहीं करते। इसीलिए अगर आप लोगों ने देखा होगा तो स्क्रीन के अंदर भी जो कलर सैचुरेशन होता है, एप्पल के फ़ोन का कलर सैचुरेशन स्क्रीन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और ओप्पो के फ़ोन के अंदर अगर कलर सैचुरेशन अगर आप देखोगे तो वो कम रहेगा। डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और अगेन वो आता है आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर। तो ये समझ में आया आपको? एक्यूरेसी और एरर दोनों चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके, अब आते हैं हम लोग प्रिसीशन के ऊपर। नाउ व्हाट इज प्रिसीशन? तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या दिया है, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज एन इंडिविजुअल वैल्यू इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। कितना करीब है आपके ट्रू वैल्यू के। ठीक है, तो हमारे ट्रू वैल्यूज, हमारे एग्जांपल में जो ट्रू वैल्यूज थी, लेंथ की 100 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू थी और डायमीटर की 5 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू थी। तो उससे कितना करीब हम लोग पहुँच सके, वो आपकी एक्यूरेसी को डिफाइन करेगा। नाउ व्हाट इज प्रिसीशन? प्रिसीशन इज द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स। कितना जो है कंसिस्टेंट आपके रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो एक्यूरेट रहो या ना रहो, कंसिस्टेंसी कितना क्लोज है वो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखो ये खेला है कभी आप लोगों ने? एक बोर्ड लगा होता है देखो दीवार के ऊपर, या देखा होगा एटलीस्ट, कि अगर खेला नहीं है तो देखा तो होगा। यस सर। तब यहाँ पे उसी गेम की मदद से, उसी कार्ड की मदद से जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है आपका। अब यहाँ पे देखो ABCD 4 अलग अलग सिनेरियोज हैं जिसकी मदद से एक्यूरेसी और प्रिसीशन को हमको समझना है। तो केस ए के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपका एक भी जो टारगेट है वो सेंट्रल सर्कल पे या इनर सर्कल पे हिट नहीं हुआ है, बराबर है। तो एक्यूरेसी यहाँ पे है क्या? एक्यूरेट किसको बोलते हैं हम? अगर ये पूरे जो टारगेट्स है अगर वो इनर सर्कल के अगर अंदर हिट होते तो हम उसको एक्यूरेट बोल सकते थे, है ना? यस सर। ये इनर सर्कल के अंदर हिट हुए है क्या? इनर मोस्ट सर्कल के अंदर हिट हो रहे हैं क्या? नहीं होते, तो हम उसको एक्यूरेट बोलेंगे क्या? नो सर। एक्यूरेट हम उसको नहीं बोलेंगे।
अब केस बी के अंदर देखो, केस बी के अंदर क्या हो रहा है, 6 अंदर लगे हैं, मतलब 50% से भी कम जो है आपके एक्यूरेसी यहाँ पे अचीव हुई। एक्यूरेसी है, लेकिन थोड़ी सी एक्यूरेसी ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि बिलो 50% एक्यूरेसी है, और बाकी की जो है 45% एक्यूरेसी है और 55% जो है एरर है उसमें, ऐसा बता सकते हैं हम लोग। केस सी में आ जाओ अभी, केस सी में क्या सीन है? एक्यूरेसी एक्यूरेसी है ही नहीं, मतलब इसके अंदर एक्यूरेसी बोले तो वो तो एक तो गलती से लग गया अभी, वो इसको ऐसा बोलना पड़ेगा, एक गलती से लग गया वो, है ना, एक्यूरेसी नहीं है इसके अंदर। केस डी में देखो, केस डी में क्या है? एक्यूरेसी 100% है पूरी तरह से 100% क्या है यहाँ पे? एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी समझ में आ गई सब लोगों को? यस सर। यस सर क्या कह सकते हैं एक्यूरेसी? अभी देखते हैं प्रिसिशन किसको बोलते हैं। प्रिसिशन की डेफिनेशन क्या है? प्रिसिशन इज द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स। अब यहाँ पे सीरीज, प्रिसिशन इज द कंसिस्टेंसी ऑफ ए सीरीज। अब सीरीज में देखो यहाँ पे ये सब एक जगह पे है, यस सर। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है? एक ही जगह पे लगना चाहिए, आसपास बिल्कुल करीब करीब, तो ये एक ही जगह पे सब आसपास है ये, तो ये प्रिसाइज है, यस सर। यस सर। यस सर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। केस ए जो कैसा है? प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं। केस बी में बताओ, केस बी में क्या है? प्रिसाइज तो है क्या? प्रिसाइज है, सारे टारगेट्स एक जगह पे है क्या? एक जगह पे लग रहे हैं? नो सर। नो सर मतलब इसके अंदर प्रिसिशन है ही नहीं, और एक्यूरेसी कैसी है? 50-50 मान लो, एक्यूरेसी 50-50 है और प्रिसिशन तो बिल्कुल है ही नहीं, बराबर। केस बी में, केस सी में आ जाओ, केस सी में क्या है? प्रिसाइज नहीं है, नाइदर एक्यूरेसी भी नहीं है एक्यूरेसी भी नहीं है और प्रिसिशन भी नहीं और दोनों भी नहीं है। प्रिसिशन भी नहीं है इसमें और एक्यूरेसी भी नहीं है, दोनों भी नहीं है केस सी में। केस डी में बताओ, प्रिसिशन भी है, दोनों है प्रिसिशन भी है और एक्यूरेसी भी। अभी प्रिसिशन समझ में आया सब लोगों को? व्हाट इज प्रिसिशन समझ में आ गया? कंसिस्टेंसी ऑफ अ सीरीज। अभी देखो केस डी में भी प्रिसिशन मिल रहा है आपको और केस ए में भी प्रिसिशन आपको मिल रहा है, बट केस ए में क्या था? केस ए में एक्यूरेसी नहीं है आपके पास, सिर्फ प्रिसिशन। ठीक है, केस डी में क्या है? दोनों चीजें आपको मिल रही है, एक्यूरेसी भी मिल रही है और प्रिसिशन भी आपको मिल रहा है, बराबर। यस सर। आया, सबको समझ में आ रहा है? अभी देखो ये सारे नियर बाय है तो इसको हम लोग प्रिसिशन बोल रहे हैं, ये सारे नियर बाय है इसको प्रिसिशन बोल रहे हैं, यहाँ पे सब दूर दूर है इसको हम इसलिए प्रिसिशन नहीं बोल रहे हैं, और यहाँ पे भी देखो रिजल्ट सारे दूर दूर है इसलिए हम इसको प्रिसिशन नहीं बोल रहे हैं। तो प्रिसिशन का मतलब क्या होता है कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से करीब करीब होते हैं, नियर बाय होते हैं, आसपास होते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया सब लोगों को एक्यूरेसी और प्रिसिशन? यस, सबको समझ में आ गया? नाउ अभी देखो एरर या फिर एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी और एरर एक ही कॉइन के दो फेसेस है ना, हमने देखा है ना अभी यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसिशन, सॉरी एरर और एक्यूरेसी। देखो यहाँ पे एक्यूरेसी और ये एरर, तो ये दोनों एक ही कॉइन के दो अलग अलग क्या है? एक एक्यूरेट है और एक एरर वाला है, एक में एक्यूरेसी ज़्यादा है और एक में एरर ज़्यादा है। तो ये एक्यूरेसी और एरर दोनों एक ही कॉइन के दो अलग अलग फेसेस हैं। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं या इसका फॉर्मूला क्या है एक्यूरेसी फाइंड आउट करने का या एरर फाइंड आउट करने का? फॉर्मूला क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या है हमारी? ये सारे ट्रू वैल्यूज है ये ट्रू वैल्यूज। चलो इसको फॉर्मूले में रखते हैं अभी। चलो कैल्सी किसके पास है? कैल्सी किसके पास है? ये हमारे ट्रू वैल्यूज आ गए। ठीक है, ये मेजर्ड वैल्यूज है हमारे पास, है ना, ये मेजर्ड वैल्यू है। ये 5 हमने क्या किया थे? 5 सैंपल्स का मेजरमेंट किया था हमने, 5 अलग अलग जो है हमारे पास जो सैंपल आए थे उसका हमने मेजरमेंट किया था। उसका जो रिजल्ट आया उसमें 4th नंबर वाला ज़्यादा एक्यूरेट हमको मिला, उसके अंदर सबसे कम डिफरेंस मिला, और 5th नंबर वाला सबसे ज़्यादा एरर वाला हमको मिला, उसमें डिफरेंस सबसे ज़्यादा था। तो अब हम इसको क्या करेंगे? यही वैल्यूज़ को, सारे के सारे वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूले में रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला है वो? ये वाला फॉर्मूला है। ट्रू वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100 माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है हमारे पास?
मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है 100 100 है ना। फोर्थ नंबर वाला लेते हैं सबसे पहले हम लोग, तो ये 100 अगेन। फिर उसके आगे देखो क्या है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, ठीक है। को रहा है बस। और ट्रू वैल्यू कितना है हमारे पास 100 है, ठीक है। डिवीजन में डालो 100, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब यहाँ पे कितना आया आपका 100 100 कैसे आएगा बेटा, 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 0 जीरो परसेंटेज ऑफ एरर। अब ये जो आया आपके पास, ये जो जीरो आई है, ये क्या किस चीज की वैल्यू है, ये परसेंटेज ऑफ एरर है। वो क्या है, वो परसेंटेज ऑफ एरर। तो उसके अंदर कितना एरर है, एरर कितना एरर है 0% एरर है उसके अंदर। कितना एरर है 0% एरर। हाँ, अब वही दूसरा करो आप। ट्रू वैल्यू है हमारे पास कितनी 5 सेंटीमीटर, डायमीटर का देखते हैं हम लोग अभी 5, माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है 4.99। रखो ये वैल्यू इसके अंदर, 5 माइनस 4.99 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। करो अभी कितना हुआ, 5 माइनस 4.99 डिवाइडेड बाय 5 0.2 100। हाँ 0.2, ये जो आया है आपका परसेंटेज ऑफ एरर है, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन में किया है फोर्थ वाले का किया है, इसका किया है फोर्थ वाले का किया है, तो इसमें ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिल रही है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एरर उसमें मिलते जाएगा, उसका मतलब उतना क्या है उसके अंदर एरर ज़्यादा है। यहाँ पे ये वैल्यूज इतनी ज़्यादा मिलेगी आपको, इसका मतलब उतना उसके अंदर इनएक्यूरेसी है या फिर एरर है। तो ट्रू वैल्यू लगा लो यहाँ पे 100 माइनस मेजर्ड वैल्यू कितना है 103.50। मेजर्ड वैल्यू कितना है 103.50 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 89.65 मतलब इसके अंदर जो एरर है वो बहुत ज़्यादा है। 89% जो है इसके अंदर एरर है। यस सर। ठीक है, एक्यूरेसी कम है। देन वही अगेन हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है वो है 5, तो 5 माइनस 4.35 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 82 परसेंट जो है इसके अंदर हाँ एरर है, परसेंटेज ऑफ एरर है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। यस आ गया समझ में आपको? यस यस ओके। यस एरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा एरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस। अभी देखो ये जो है ना, ये डिफरेंस है हमारा। सो डिफरेंस जितना ज़्यादा है उसका मतलब क्या है, एरर उतना ज़्यादा है। डिफरेंस जितना कम है इसका मतलब क्या है, उसमें एरर उतना कम है। और जितना एरर कम है मतलब क्या है, उतनी ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेसी है। अब ये जो एरर्स होते हैं ये 3 अलग अलग टाइप्स के हैं। कौन से टाइप्स के हैं? ग्रॉस एरर है, रैंडम एरर है और सिस्टमेटिक एरर है। रैंडम एरर मतलब क्या है, हमको पता नहीं था। जैसा फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रास्ते हैं, हाँ वो हमारे कॉलेज से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक जो है वो हाईवे वाला रास्ता है और एक जो है कच्चा रास्ता है जो और हमको क्या करना है, इसको 2 व्हीलर पे इसको ये रास्ते को जो है ट्रैवल करना है। तो अब गाड़ी जो है आपकी, जो 2 व्हीलर है, वो पंक्चर होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ किसके ऊपर है? खेत में जो कच्चा वाला रास्ता रहेगा, जो आप खेत के रास्ते से जो जा रहे हो, जो फार्म के रास्ते से आप जाने वाले हो या वाड़ी वाले रास्ते से जो आप जाने वाले हो, उस रास्ते में ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके कि गाड़ी पंक्चर हो सकती है एज़ कम्पेयर्ड अगर जो हाईवे से जाएगा तो उसकी गाड़ी पंक्चर होने के चांसेस रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। इन केस अगर वो जो हाईवे वाले रास्ते से अगर कोई जा रहा है उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, दैट मीन्स वो क्या है, रैंडम एरर है, अनएक्सपेक्टेड एरर। क्या बोलेंगे उसको? रैंडम एरर या फिर अनएक्सपेक्टेड एरर। जबकि जो कच्चे रास्ते से जाने वाला है और हमको पता है कि अगर वो कच्चे रास्ते से जाएगा या खेत वाले रास्ते से जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी गाड़ी पंक्चर हो सकती है ना। हमको पता है कि उस रास्ते से जाएगा तो ये प्रॉब्लम उसमें आने वाला है या ये डिफ़िकल्टी उसको आने वाली है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। जो हमको पहले से ही पता है कि अगर ये वे ऑफ मेथड अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो इसमें ये इस टाइप के हमको एरर्स मिल सकते हैं या इस टाइप की जो है डिफ़िकल्टीज हमको मिल सकती हैं। तो वो हो गया आपका सिस्टमेटिक एरर।
और रैंडम एरर किसको बोलेंगे? अनएक्सपेक्टेड वे में आ जाना, अनएक्सपेक्टेड वे में। अच्छे खासे रास्ते पे जा रहे थे हम लोग, हाईवे वाले रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन उस पर भी गाड़ी पंक्चर होगी, तो मतलब वो क्या था? अनएक्सपेक्टेड था एकदम, है ना। पक्के रास्ते से अगर कोई हाईवे वाले रास्ते से जाता है तो पंक्चर होने के चांसेस नहीं होने चाहिए थे, बट हो गई वहाँ पे भी पंक्चर, तो वो क्या हो गया? अभी रैंडम एरर हो गया। तो हमारे पास रैंडम एरर के लिए कोई प्लान नहीं रहता है, और हमको पता भी नहीं रहता कि कहाँ पे पंक्चर होगी या कहाँ पे वो फेल होगा। जबकि अगर हम सिस्टमेटिक एरर की बात करें तो हमको पता रहता है कि कौन से वीक पॉइंट्स है, कहाँ पे एरर आ सकता है, तो इसलिए हम पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं वहाँ पर। सिस्टमेटिक एरर में हम लोग प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमको पता होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एरर आ सकता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है डिफिकल्टी आ सकती है, इसलिए हमको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। जबकि रैंडम एरर में वो वैसा बात है क्या? वैसी सिचुएशन है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ये अचानक बिल्कुल आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एरर्स। ठीक है। मेजरली देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। ग्रॉस एरर का जो है आमतौर पे डिस्कशन या फिर उसको कंसिडर बहुत कम जगहों पे किया जाता है। सिर्फ ये 2 चीज़ों को ही ज़्यादा जगहों पे हम लोग यूज़ करते हैं, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आई आपको एरर की, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। तो हम लोग जो है आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।